देखो, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, चाहे जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, दिमाग को ये सोचना है, वो चाहे प्रॉमिसरी नोट हो, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, या वो चेक हो, सबके लिए हैं ये, जनरल है। सबके स्पेसिफिक थोड़े थोड़े पॉइंट अलग भी पड़ेंगे हम उनके कैरेक्टरिस्टिक में, तो वो कोई एक आध ही होगा, बाकी तो यहीं से उठ के आ गए। नेसेसरी है कि ये राइटिंग में बनाए जाए, शुड, ये भी कंपलसरी है कि उस पर सिग्नेचर होंगे। फ्रीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इस बात को किससे कनेक्ट नहीं करना है कि अगर तुमने किसी का नाम मेंशन कर दिया तो इसका यह मतलब नहीं कि तुमने उसकी ट्रांसफरेबिलिटी रोक दी है, बल्कि उसका इंटेंशन था प्रोटेक्शन देना। होल्डर्स टाइटल इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, मतलब जिसके पास भी अभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की होल्डिंग है, उसने ये होल्डिंग जो है वो लीगल तरीके से ली है। इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एवरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन अनकंडीशनल, या तो प्रॉमिस होगा या तो ऑर्डर होगा, पर जो भी होगा वो अनकंडीशनल होगा, उस पर कंडीशन अटैच नहीं होगी। अरे बोलो हाँ या ना। द प्रॉमिस और ऑर्डर मस्ट पे कंसिस्ट ऑफ मनी ओनली, जो ये पेमेंट है ये और किसी गुड्स वुड्स में नहीं चलेंगे, केवल और केवल मनी में इनका पेमेंट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशन थी। आगे, सम पेबल, द टाइम ऑफ पेमेंट एंड द पे मस्ट बी सर्टन, तीन चीजें सर्टन चाहिए। पैसा में ही पेमेंट होगा, कितनी भी बार ट्रांसफर हो सकता है, फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए। क्या रटना है इसमें, अपने आप को ये समझा लें, अगर हम रेगुलर बेसिस पे 2-4 दिन, तो हम ये आराम से लिखेंगे। ऐसा ही तुम्हें प्रीवियस जिस पे आ गया है एक्ट, उसके रिवीजन में खुद के साथ करना है। छोटे टॉपिक्स 3-4 उठाए, एक बार एक दिन पढ़े, 5-5 10-10 मिनट का ब्रेक, ये सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। 3-4 दिन में देखो उसमें कॉन्फिडेंस कितना अलग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर करना जरूरी है, भले ही उसे तुम बिना नाम के डिलीवर कर दो या उस पर नाम लिख के डिलीवर कर दो, डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी नेसेसरी। केवल बना के रख लिया तुमने, इससे किसी की लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होती, इट मस्ट बी डिलीवर्ड। समझ में आई बात। तो मियर ड्रॉइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी ऑन सच इंस्ट्रूमेंट। ये देखो कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है। अब पहले उसने प्रॉमिसरी नोट शुरू किया है, कितना इजी है देखना। प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, पर प्रॉमिसरी नोट में किसको इग्नोर कर दिया, देखो ये बात मैं बोल रहा था, ये है इसमें, इट डज नॉट इंक्लूड बैंक नोट एंड करेंसी नोट। उससे प्रॉमिसरी नोट ये एक्ट कवर नहीं करेगा, ये बाद में अमेंड करके डालेगी ये चीजें, ये एक्ट नहीं लगेगा इन पे, बैंक नोट पे और करेंसी नोट पे। आगे देखो, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, ऑब्वियस बात है कि अनकंडीशनल प्रॉमिस है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग का मतलब है अनकंडीशनल प्रॉमिस है। साइंड बाय मेकर, इस पे मेकर खुद ही सिग्नेचर करके प्रॉमिस दे रहा है लिख के, और खुद ही साइन कर रहा है, इसीलिए तो बाद में हमें इस पे एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे जोड़ते जाओ चीजें, कौन सा ज्ञान किस ज्ञान के साथ जुड़ जाएगा, फिर इससे ही तो वो क्वेश्चन और केस स्टडी आसान हो जाते हैं। टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, प्रॉमिस में मनी की सर्टेनिटी होनी चाहिए, जिस पर्सन को पेमेंट करना है उस पर्सन की सर्टेनिटी होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो आप मनी ओनली वर्ड पे अंडरलाइन करके रखो, मनी ओनली, सर्टन पर्सन, इसे बियरर भी बना सकते हो और ऑर्डर वाला भी बना सकते हो, ये दोनों अपोजिट वर्ड है। अरे समझ में आई ना बात। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखो, कितने का है, सर्टेनिटी है सम की, बोलो हाँ या ना। 3 मंथ आफ्टर डेट, पीरियड की सर्टेनिटी है, डेट की सर्टेनिटी है, जिस डेट पे है ये, किस दिन बना ये, 10 अप्रैल, तो यहां से 3 मंथ बाद ये पे हो जाएगा, सर्टेनिटी आ गई डेट की, सम की सर्टेनिटी आ गई।
अब देखो, आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश, पर्सन की सर्टेनिटी आ गई। और जैसे लिखते हैं ना, आई पे टू श्री रमेश और टू हिज ऑर्डर, वो किसी और को बोलेगा तो उसको दे देंगे, सर्टेनिटी ही है, कोई अनसर्टेन नहीं हुआ इससे। रमेश को देंगे नहीं तो रमेश के ऑर्डर पे देंगे किसी को, हमें तो मतलब रमेश से सर्टेनिटी है। द सम ऑफ रुपी 10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, उसको वैल्यू मिल गई होगी, गुड्स खरीदा होगा, लोन लिया होगा आज, तो आज जो वैल्यू रिसीव हुई है उसके अगेंस्ट आई प्रॉमिस टू पे श्री रमेश और टू हिज ऑर्डर, ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। ये तुम बोल रहे थे स्टैंप नहीं दिख रहा हमको, मैं तुमसे पूछ रहा था, लिखा होगा। अच्छा, दोनों में है, सिर्फ चेक पे नहीं होता, समझ में आई बात, तो स्टैंप रहेगा। और ये डिलीवर होना चाहिए, अभी तो पहले एड्रेस लिखा है उसका, किसको दे रहे हैं ये पेई का एड्रेस लिखा है। कोई डाउट है क्या? पर ये राम कौन है? मेकर। लाइबिलिटी किसने ली है? राम ने। कोई डाउट है क्या? दो ही पार्टी होती, मेकर और पेई। कोई समस्या? पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट, मेकर, पेई। मेकर, द पर्सन हु मेक्स द प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड मेकर, और दूसरा पेई, द पर्सन टू हुम द अमाउंट इज पेबल। कोई डाउट है क्या? ये कहानी लिख के बताई कि सपोज आज गुड्स खरीदे हैं, किसने? कस्टमर ने, तो कस्टमर ही बनाएगा प्रॉमिसरी नोट। जब प्रॉमिसरी नोट बना के वो देता है तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ प्रॉमिसरी नोट। इशू कर दिया हमने, इशू कर दिया मतलब डिलीवर कर दिया। कोई डाउट है क्या? किसको दे सकता है वो पेमेंट? बियरर को दे सकता है, क्रेडिटर को वो दे सकता है, या वो ऐसा लिख सकता है ना, क्रेडिटर के ऑर्डर पे पेमेंट करूंगा। कोई और पे भी हो सकता है। कोई समस्या है इसमें? एसेंशियल कैरेक्टर देखो जरा, राइटिंग में बनता है। ओरल प्रॉमिस अलाउ है क्या? नहीं, एक्सप्रेशन होना चाहिए साफ साफ कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, वो भी अनकंडीशनल। देखो कोई कंडीशन अटैच थी क्या? वैल्यू ऑलरेडी रिसीव कर ली है, मैं पैसा दूंगा इतने दिन बाद, कोई कंडीशन नहीं है। अनकंडीशनल प्रॉमिस, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आएगा केस स्टडी का। तुम अपनी भाषा में ये लिख रहे हो, मेरे ऊपर तुम्हारी 10,000 रुपए की उधारी है, ये लिख दिया तुमने, मेरे ऊपर तुम्हारी 10,000 रुपए की उधारी है। क्या ये राइटिंग प्रॉमिसरी नोट हो गई? एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, केवल मैंने ये लिखा है कि मेरे ऊपर उधारी है, मैंने ये तो नहीं लिखा ना कि मैं पैसे दूंगा। हाँ, ऐसा लिख के दे दो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी कहानी लिखो तुम आराम से, 2 लाइन नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 2 लाइन में बस यही लिखना है। आप लिखो, मैंने आपसे आज सामान खरीदा, आपकी मेरे पे उधारी बन गई है, इसका पेमेंट मैं 3 महीने बाद करूंगा, कोई कंडीशन नहीं है। खूब लंबा चौड़ा लेटर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केवल इतना लिख रहे हो तुम कि हाँ मेरे ऊपर उधारी है, ये सफिशियंट है क्या? ये प्रॉमिसरी नोट नहीं बनेगा। कोई डाउट है क्या? ये देखो एग्जाम्पल लिखा है, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी 1,000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर अ वैल्यू रिसीव्ड। देखो, पेबल ऑन डिमांड, जिस दिन वो पैसे मांगेगा मैं पैसे देने को रेडी हूं। डेट नहीं लिखा है, ऑन डिमांड। ऑन डिमांड इंस्ट्रूमेंट वैलिड इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैल्यू रिसीव्ड बोल रहा है वो, और एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड, टू बी पेड, टू बी पेड आ गया ना, प्रॉमिस टू पे हुआ या नहीं हुआ? हो गया, हो गया, तो ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। नीचे लिखा है देखो जरा इसको, मिस्टर बी, आई ओ यू रुपीस। ये आई ओ यू क्या है? आई ओ यू क्या है? वो उधारी बता रहा है, मेरे ऊपर उधारी है। आई से तो आई बन गया, ओ, यू, अकेला यू वर्ड लिख दिया उसने। हाँ,
तो इनवैलिड प्रोमिसरी नोट है, देयर इज नो प्रॉमिस टू पे, जस्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। कोई डाउट? प्रॉमिस टू पे शुड बी डेफिनेट, अनकंडीशनल। जो प्रॉमिस तुम पे कर रहे हो, ये दो अलग अलग चीजें हैं, एक नहीं, और बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी वोकेबुलरी समझना। डेफिनेट मतलब होता है अनसर्टेनिटी नहीं है कुछ भी, जो भी है साफ सुथरा समझ में आ रहा है, एम्बिग्विटी नहीं है कुछ भी, वेगनेस नहीं है कुछ भी। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन अटैच नहीं है कि भैया ये परफॉर्म करोगे तो मैं पे करूंगा, या ऐसा हो गया उस दिन तो मैं पे करूंगा। Therefore, the instrument payable on performance or non-performance of a particular act, on happening or non-happening of event। तो किसी परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस, किसी हैपनिंग, नॉन हैपनिंग, किसी पर्सन के परफॉर्मेंस पे, किसी इवेंट के हैपनिंग, नॉन हैपनिंग पे, ऐसी सेंटेंस बनाने की आदत बनेगी। किसी पर्सन के परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस पे, या किसी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड नहीं करता, और अगर करता है तो फिर वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है। समझ में आया? बोलो बोलो। Promise to pay may be subject to a condition which according to the ordinary experience of the mankind is bound to happen। अरे जो सर्टेन चीजें हैं जो होंगी ही, वो कोई दिक्कत नहीं। जैसे डेट तो रोज बदलेगी ना, ये कंडीशन तो होगी। आगे चलो एग्जाम्पल देख लो, कोई बड़ी बात। द प्रॉमिस टू पे 500 रुपए, बी को पे कर रहे हैं, पर्सन सर्टन हो गया, अमाउंट सर्टन हो गया, 7 डेज पीरियड भी हो गया, आफ्टर माई मैरिज विथ सी। अब बताना जरा, क्या लगता है तुम्हें, सी से शादी होगी नहीं होगी, ये डेफिनेट नहीं है। तुम तारीख लिखते हो वो पक्का आएगी, और छोड़ो, डेथ भी लिख देते ना किसी की कि डेथ के 7 दिन बाद दूंगा, तो भी सर्टेनिटी है। लेकिन मैरिज, ये थोड़ी सर्टेन है। तो ये मे और मे नॉट हैपन पे चला गया, इसीलिए ये प्रोमिसरी नोट इनवैलिड है। अब देखो डीज डेथ लिखा है, क्योंकि ये सर्टेन है, लेकिन ये अनकंडीशनल नहीं है। तुमने पेमेंट किस पे कर दिया? ऑन कंडीशन। सर ऊपर भी तो अनकंडीशनल नहीं था, हाँ वहां भी नहीं था, पर वहां तो सर्टेनिटी भी नहीं, तो नहीं थी, वेगनेस ही थी वो तो। यहां पे इनवैलिड क्यों हो गया? कहां हुआ सर, वैलिड हो तो गया। आप तो कह रहे हो कंडीशन है। अनकंडीशनल है, डेथ कंडीशन नहीं है, होगी ही, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। ऐसी कंडीशन जो सर्टेन कंडीशंस हैं, वो कंडीशन वैलिड है, यही आखिरी लाइन में लिखा था। अरे तुम समझे, इस चीज की क्लैरिटी जरूरी है। आया, समझ आया? अगर ये नहीं समझ में आता तो वो नहीं समझ में आता। यहाँ पे एग्जांपल में लिख लो डेथ। ठीक है, आगे चलो। आई प्रॉमिस टू पे बी 500 ऑन डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव्स मी इनफ टू पे दैट सम। अब भैया ये गलत बात है। क्यों? वो सफिशिएंट सम लीव करेगा या नहीं कर पाएगा, ये सर्टेनिटी डेथ सर्टेन ने मान लिया। इसीलिए क्या होगा? कोई डाउट? मैंने कहां लगा दिया, सॉरी, नॉट सर्टेन, इनवैलिड। कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो बस हो गया। आगे देखो क्या लिखा है, प्रॉमिसरी नोट मस्ट बी साइंड बाय, अदरवाइज उसे क्या माना जाएगा? प्रॉमिस टू पे, ऑब्वियस बात है भैया, एक्सेप्टेंस भले नहीं करा पर तूने तो लिख के दे दिया, ये सफिशिएंट नहीं है, नीचे साइन भी कर कि ये तूने लिखा है, बाद में पलट ना जाए। पे मनी ओनली, उसने कहा मैं काला घोड़ा दे दूंगा तुम्हें,
ऐसा प्रॉमिस है ना एग्जाम्पल। प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम, जितने होंगे उतने दे दूंगा, ऐसे नहीं चलता। कोई डाउट? आई प्रॉमिस टू पे बी 500 एंड 500 लिखने का मतलब ये नहीं कि सर्टेनिटी आ गई, एंड ऑल अदर सम, तो ऑल अदर कितना है पता नहीं, तो ये प्रॉमिसरी नोट वैलिड नहीं है। कोई डाउट है क्या? बिकॉज सम इज नॉट सर्टेन, रीजन लिख के बताना पड़ेगा। तो जब कोई केस स्टडी आएगी तो हम पहले कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे एज पर प्रोविजंस ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है, सारी हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, जो वहां अप्लाई हो रही है वही लिख दो, दैट्स इट। और उसके बाद फिर केस को रिलेट करके बताओ कि देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इस वजह से ये वैलिड नहीं है, या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इस वजह से ये वैलिड है। डेथ पे अच्छा क्वेश्चन बनेगा, डेथ पे 2 क्वेश्चन देखे अपन ने, वो डेथ के साथ एक और कंडीशन लगाई उसने जो अनसर्टेन थी, तो हमने उनको इनवैलिड बोल दिया। केवल डेथ कंडीशन थी वो सर्टेन थी, उसको वैलिड बोल दिया। आगे देखो, तो ऐसे दिमाग को घुमाना, ऐसे नहीं पढ़ाई कर सकते हम, कैसी चलो ये याद कर लेते हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। आगे है, but sometimes the language of promissory note is such that amount payable can easily ascertain। कई बार क्या होता है कि असर्टेन हो जाता है, तो प्रोमिसरी नोट में लिखा हो एग्जैक्टली कोई जरूरी नहीं, जैसे 500 के साथ उसका इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट रेट 12% रहेगा, तो इसको इनवैलिड बोल दे क्या? असर्टेन कर सकते हैं ना इजीली, ये वैलिड है। आगे देखो, तो इसका एक्सेप्शन याद रखना, इसमें केस स्टडी आ जाएगी और यही कहानी लिख के समझा देंगे हम। तो जैसे जैसे लॉ पढ़ते जाओगे, तो इवन लॉ का प्रोविजन पढ़ते से समझ में आने लगेगा कि यहाँ केस स्टडी बन सकती है, वो कैसे पूछेगा मैं कैसे जवाब दूंगा, तो रिवीजन में वो टोन समझ में आ जाएगी। अरे ग्रो होते जाना है पढ़ते पढ़ते। मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन। क्या मेकर और पेई सेम हो सकते हैं? नहीं, इस पे आएगा केस स्टडी। A promissory note cannot be made payable to the bearer, मैं बोल रहा था ये लाइन आएगी। A promissory note cannot be made payable to bearer, फिर मैंने कहा था क्योंकि bearer promissory note एक ही है इंडिया में, वो है हमारा करेंसी नोट, और ये कंडीशन किसने नहीं लगाई? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने नहीं, ऊपर पढ़ के आ रहे हैं हम, बेरर बना लो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इस पे केस स्टडी आएगी तो हम पहले बोलेंगे कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से तो बियरर और ऑर्डर दोनों तरह का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिसरी नोट बन सकता है, लेकिन आरबीआई ये कहता है कि ऐसा नहीं बन सकता। ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अ राइट टू इशू अ प्रॉमिसरी नोट पेबल टू बेरर। मैं धारक को 500 रुपए की वैल्यू देने का वचन अदा करता हूं, आई प्रॉमिस टू पे दिस वैल्यू टू द बेरर। ऐसा किसने आके लगा दिया? है ना, ऐसे कहानी आएगी, फिर उसका प्रोविजन आएगा, फिर हम उसको रिलेट करेंगे, फिर सोचेंगे कैसा क्वेश्चन पूछेगा, फिर हम कैसे अब जवाब दे देंगे उसका। यही गेम खेलना है रोज हर टॉपिक के साथ। समझ आई बात? स्टैंपिंग आखिरी, तो देखो क्या आ गया, प्रोमिसरी नोट मस्ट बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड। प्रॉपरली का कोई मतलब होता है सर? हाँ, एक एक्ट है उसका नाम है इंडियन स्टैंप एक्ट, वो ये बताता है भैया इस चीज पे 50 रुपए के स्टैंप की वैल्यू लगे, कितनी ड्यूटी देनी है, इस पे 1000, इस पे 5000, इस पे 10,000। हमें जाना, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हमें वकील साहब को बोलना है, पूछना पड़ता है भैया कितने का स्टैंप लगेगा। वो कौन बताता है? उसका एक कानून है अपने पास, इंडियन स्टैंप एक्ट। तो ये जो प्रॉपरली ऐसी वर्ड लिखा है ना, ये इंग्लिश ऐसी नॉर्मल नहीं है, लॉ है। प्रॉपरली जिस वैल्यू का स्टैंप उस पर वैलिड है, कम से कम उतनी वैल्यू की ड्यूटी आप पे करनी पड़ेगी। जैसे 10,000 रुपए तक के कॉन्ट्रैक्ट पे हो सकता है स्टैंप ड्यूटी अलग हो, और 1 लाख के बाद अलग हो। समझ में आ गई बात? ये है, सच स्टैम्प मस्ट बी ड्यूली कैंसल्ड। अब आया मजा, पता है तुमने कभी देखा है वो रेड कलर का एक छोटा सा 5 रुपए का रेवेन्यू स्टैंप चिपका देते हैं, तो प्रोजेक्ट भी मिलता है बचपन में उनको पोस्ट ऑफिस का, वो देखा भी है ना? तुमने कभी देखा उसमें? कभी भी लोग या तो उस पर ही साइन मार देते हैं या उसको ऐसे काट देते हैं। पता है क्यों? उस पेपर की कीमत थी 5 रुपए, वो ड्यूटी गवर्नमेंट को चली गई।
अब ये पेपर पे अगर ये कटा हुआ नहीं है तो रीयूज होता रहेगा, तो गवर्नमेंट को तो चूना लग रहा है, कैंसल्ड। इवन वो जो बड़े पेपर होते हैं ना, उस पे ये तो वो छाप के लिख देते हैं, तो वो रीयूज, और अगर उस पर ज्यादा डेटा नहीं है ना तो कभी ऐसा दिखे ना खाली, तो उस पे से लाइन खींची हुई मिलेगी। कुछ लॉजिक समझ में आएगा, लॉजिक समझ में आएगा तो याद रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर। तो वो ये कह रहा है कैसे कैंसिल करोगे, बोले फाड़ देंगे सर। ना 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 ना, सिग्नेचर कर दो, इनिशियल कर दो, लाइन खींच दो, सब कैंसिलिंग माना जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया? चलो ठीक है। तो प्रोमिसरी नोट पे अपन ने एक बार डिटेल में फॉर्मल तरीके से देख लिया, एग्जाम्पल देख लिए,